Good morning, students. Hope all of you are safe at home, enjoying your vacation. Today, we will study from our civics textbook, chapter 4. Lesson is Understanding Laws. आज हम आपके civics किताब से अध्याय 4 पढ़ेंगे. उसका हेडिंग है Understanding Laws, कानूनों की समझ. What is law? अगर हम ऐसे ही बोलते हैं लॉ आप लोग सब सुनते हैं, लॉ ऐसे ही हम बोलते हैं, तो इसका मतलब है रूल और ऑर्डर. जो रूल देता है या जो ऑर्डर है उसको हम लॉ कहते हैं. अभी आप लोग सब फुटबॉल खेलते हैं, आपको मालूम है फुटबॉल का क्या नियम है, क्या रूल है, आप सब जानते हैं. कितना प्लेयर्स होना चाहिए, कैसे उसका खेल होता है, सारे एक रूल रहता है. अगर कोई भी वो रूल के अनुसार नहीं खेलते तो क्या करता है, रेफरी उसको कार्ड दिखाकर खेल से बाहर करता है. तो कोई भी एक फुटबॉल टीम, एक प्लेग्राउंड हो या एक क्लासरूम हो, कहीं पर भी क्या है, एक नियम होता है, एक रूल होता है, एक ऑर्डर होता है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और वो रूल जो है बहुत ज़रूरी है. तो वो लॉ क्या है? लॉ इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट पीपल आर मेड टू फॉलो बाय the state. A set of rules. What is law? The law is a set of rules that people are made to follow by the state. एक set of rules से जो states की तरफ से peoples को दिया जाता है, लोगों को दिया जाता है, जिससे वो ठीक तरीके से state का मतलब काम ठीक तरीके से हो सके. जब अगर हम लॉ का वायलेशन करता है तो वह उस स्टेट में या वो कंट्री में क्या है, पीस नहीं होगा. स्मूथली उस कंट्री को आगे जाने के लिए या स्मूथली हमको आगे बढ़ने के लिए लॉ का होना बहुत ज़रूरी है. यदि आप क्लासरूम में देखिए, हर एक ऑर्डर रहता है. ऑर्डर नहीं होने से क्या होगा, सब ठीक तरीके से उस दिन स्कूल नहीं चलेगा. सब एक मतलब आपको स्कूल पहुंचना है 8:30 से पहले. मॉर्निंग असेंबली होता है 8:30, तो यू हैव टू रीच योर स्कूल बिफोर 8:30. ऑर्डरली चलता है. फर्स्ट पीरियड में क्या होता है, सेकंड पीरियड में एक टाइम टेबल मिलता है, एवरीथिंग वो ऑर्डर में रहता है. तो लॉ होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. ठीक है, दैट इज़ द लॉ इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट पीपल आर मेड टू फॉलो बाय द स्टेट. जब हम लॉ के बारे में पढ़ते हैं तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आप लास्ट चैप्टर में सिविक्स का 3rd लेसन में आप पार्लियामेंट के बारे में पढ़े कि लॉ कौन बनाते हैं, कि लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट जो है कानून बनाते हैं. ये आप लास्ट अध्याय में, लास्ट लेसन में आप पढ़े. इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहती हूँ. आपके NCERT टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया है. वन बॉय जो क्राइम करता है and he got punishment for that, for 10 years जेल उसको होता है. लेकिन उसका फादर जो है गवर्नमेंट सर्वेंट होने के कारण उसको उससे बचाने के लिए उसको हाइड करता है, छुपा देता है. क्या आप सोचिए ये ठीक है? क्योंकि उसका फादर एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, इसीलिए उसको वो उससे बचाने के लिए, वो जो सज़ा उसको मिला उससे बचाने के लिए उसको छुपा देता है. क्या ये ठीक है? आज के एरा में, आज के इस समय में क्या आपको लगता है कि ये कानून ठीक है? ऐसा कर सकता है कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता. दैट इज़ रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ बोलने से क्या है, ऐसा नहीं कर सकता. रूल ऑफ लॉ, हम जब कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारे संविधान निर्माताओं ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमारा संविधान बनाया, संविधान के बारे में भी आप फर्स्ट लेसन में पढ़े हैं. संविधान क्या है? ये भी एक सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है. उसमें लिखा है, लिखित रूप में है कि एक देश का शासन कैसा चलना है, एंड इट इज़ रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. तो उसमें जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम में हमारे जो संविधान निर्माताओं ने ये कोशिश किया कि ये बताने का कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए. आर्बिट्ररी मीन्स, ये भी आप फर्स्ट लेसन में पढ़े कि मनमाने तरीके से नहीं होना चाहिए, कि कोई एक जन बोल दिया उसका रूल बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए. एक रिटन लॉ होना चाहिए ताकि उसके अनुसार शासन हो सके. इसीलिए जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए तो ये वर्ड द रूल ऑफ लॉ ये
इसके ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया कि आर्बिट्री नहीं होना चाहिए, इट शुड बी रूल ऑफ लॉ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ मीन्स एवरी सिटीजन इन द कंट्री, जो भारत के हर एक नागरिक है वो कानून के समक्ष बराबर है। एवरी सिटीजन ऑफ इन दिस कंट्री दे आर इक्वल बिफोर द लॉ। आप फंडामेंटल राइट्स पढ़े, उसमें फंडामेंटल राइट्स में फर्स्ट है इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता का, समानता का अधिकार है, वो कानून के समक्ष समान है, इक्वल बिफोर लॉ, कानून के समक्ष वो बराबर है। उसके लिए द लॉ डज नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हिज कास्ट, उसके कास्ट, उसके रिलीजन, उसके जेंडर के आधार पर उस पर भेदभाव नहीं करेगा। वो कोई भी कास्ट का होने दो, कोई भी रिलीजन का होने दो, कोई भी जेंडर का होने दो, पुरुष होने दो, स्त्री होने दो, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर सिटीजन जो इंडिया के, ऑल द सिटीजन ऑफ द इंडिया, दे आर equal in the eyes of law, they are equal in the eyes of law. So what is rule of law? तो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता जब ये बनाए तो इसका ऊपर ध्यान रखे। तो ये देखिए what is rule of law. Rule of law in India means that individuals in independent India are equal before the law and no one can be above the law. कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, which means anybody, neither any government officer nor any wealthy person nor even the president of the country is above the law, nor even the president of the country is above the law. मतलब रूल ऑफ लॉ का यही मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल जो इंडिया के हैं वो कानून के समक्ष बराबर है। इसीलिए आप हम देखे होंगे इन आवर जुडिशरी सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लेडी जस्टिस हु इज ऑलवेज ब्लाइंड फोल्डेड, विच रिप्रेजेंट दैट द लॉ इज ब्लाइंड. It does not differentiate between individuals, neither does it favor anyone. Okay, any crime that is committed or any law that is violated has a specific punishment as well as a process through which the guilt of a person have to be proved. तो ये जो हमारे संविधान में ये दिया है कि कोई भी जो भी पनिशमेंट क्राइम करता है तो उसको एक उचित पनिशमेंट मिलेगा और उसके लिए ही हैव टू गो थ्रू ये प्रोसेस. उसके बाद अगर वो प्रूव करता है वो गिल्टी है तो ही विल और शी विल गेट द पनिशमेंट. अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि जो फर्स्ट मैंने जो एग्जाम्पल बताया कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट अपने बेटे को इसीलिए छुपा रहा है क्योंकि उसको पनिशमेंट मिला, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है इसीलिए उस पनिशमेंट से बचाने के लिए छुपा रहे हैं. क्या ये राइट है, एक करेक्ट है क्या? नो, ही इज वायलेटिंग द लॉ, ही इज वायलेटिंग द लॉ. वो जो है लॉ का अगेंस्ट जा रहा है. मीन्स डूइंग एनीथिंग विच अगेंस्ट द लॉ इज ए क्राइम. जो भी हम लॉ के अगेंस्ट में करता है वो क्या है, एक क्राइम है. तो अभी हम ये पढ़े कि अभी रूल ऑफ लॉ है. ये रूल ऑफ क्या लॉ, क्या एंशिएंट टाइम से, पुराने ज़माने से ये रूल ऑफ लॉ हमारे इंडिया में था. इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. सो वी डिवाइड इनटू टू पार्ट. प्री इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम के बारे में. प्री इंडिपेंडेंस दैट इज एंशिएंट इंडिया में, एंशिएंट इंडिया में किस तरीके से हमारा कानून चलता था उस समय. यू नो, जैसा जो हमारा सोसाइटी था दैट इज डिवाइडेड आवर सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. ये इसमें डिवाइडेड थे. एंड एशियन इंडिया में कोई भी एक लिखित, कोई भी रिटन लॉ नहीं था. जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक रिटन लॉ है उस तरह पुराने जमाने एंशिएंट इंडिया में एक रिटन लॉ नहीं था. तो उस समय जो भी कानून होता था, ये जो सोसाइटी जो 4 भागों में डिवाइड था, उसका जो हेड होता था वो अपने इच्छा के अनुसार कोई भी कानून
वो लागू करते थे। एंड वो जो कानून लागू करता था वो उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो जो कानून वो बोलते थे वो उच्च जाति के लिए अलग होता था या नीच जाति के लिए अलग। जैसा फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक क्राइम करता है, दो व्यक्ति एक ही क्राइम करता है, तो दैट पनिशमेंट आल्सो डिफर, वो पनिशमेंट भी डिफर होता था। हायर क्लास के लिए दूसरा देता था और जो निचले क्लास, जो लो क्लास कास्ट वाले होते थे, उनके लिए उनका पनिशमेंट अलग होता था। तो वो हम देखते हैं एंशिएंट इंडिया में इस तरीके से कानून का पालन, मतलब कानून होता था। लेकिन जैसे आगे बढ़ा इन ब्रिटिश टाइम में, कॉलोनियल पीरियड में, दैट चेंज, उसमें चेंजेस आ गया। एंड most of the people believes that the colonial people or the British people introduced the rule of law in India. Rule of law जो है British people India में introduce किया ऐसा मानते हैं, but the historians denied it. Historians जो इसको deny करता है, उनका अनुसार वो क्या कहते हैं कि independence, जो प्री इंडिपेंडेंस यानी कि जो ब्रिटिश थे, उनका जो कानून था that was arbitrary. Arbitrary means मनमाने तरीके से वो करते थे, जो भी कानून था मनमाने तरीके से करते थे। और दूसरा ये था कि जो नेशनल लीडर थे उनका बहुत एक योगदान है द डेवलपमेंट, जो कानून का जो डेवलपमेंट होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो नेशनल लीडर का बहुत योगदान हमारे भारत में हुआ। इसीलिए उन लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि दैट द ब्रिटिश पीपल इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ टू इंडिया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट उनका जो लॉ था दैट इज आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी मीन्स मनमाने तरीके से वो करते थे। और दूसरा ये था कि भारत के जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनका बहुत योगदान रहा हमारे कानून को आगे सही रूप से ले जाने के लिए, इसलिए ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। अभी आर्बिट्ररी क्या है, जो वर्ड जैसा नॉट फिक्स्ड, जो फर्स्ट लेसन में पढ़े नॉट फिक्स्ड, उसका दो एग्जाम्पल है हम लोग पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिश के टाइम में जो दिए थे उसका दो एग्जाम्पल। एक है सेडिशन एक्ट 1870। इसमें क्या है, कोई भी अगर कुछ गलत क्रिटिसाइज करता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्रिटिसाइज करता है, तो बिना ट्रायल किए दे हैव द राइट टू अरेस्ट हिम, उसको अरेस्ट करने का अधिकार था बिना ट्रायल के। और दूसरा था रोलैट एक्ट। रोलैट एक्ट 1919। रोलैट एक्ट 1919 में क्या था, अगर कोई भी कुछ ब्रिटिश के अगेंस्ट में काम करते हैं तो दे हैव द राइट टू इम्प्रिजन दैट पर्सन फॉर 2 years विदाउट ट्रायल, बिना ट्रायल का उसको इम्प्रिजन करने का राइट था, उसको रोलैट एक्ट बोलते थे। तो ये रोलैट एक्ट के अगेंस्ट में ये सब आर्बिट्री का एग्जाम्पल है। दो एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, तो आर्बिट्री का एक एग्जाम्पल है। तो इसके विरुद्ध में महात्मा गांधी, बहुत सारे लीडर्स इनके विरुद्ध में आवाज उठाए, लेकिन फिर भी ये रोलैट एक्ट 1919 पास हुआ। तो इसके संदर्भ में पंजाब में और बहुत सारे प्लेस में प्रोटेस्ट होने लगे। और उसमें दो लीडर थे, डॉक्टर सरफुद्दीन और सत्यपाल, सैफुद्दीन और सत्यपाल, उनको अरेस्ट किए गए। उनको अरेस्ट किए इसीलिए पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक बहुत बड़ा सभा आयोजन किया और इसके विरुद्ध में इस लोग प्रोटेस्ट कर ही रहे थे। उसी समय वहाँ पर जनरल डायर आए और उस सभा में जो बैठे थे उनके ऊपर गोली चला दी, उनके ट्रूप को कहकर वो गोली चला दिए, जिससे बहुत सारे लोग वहाँ मर गए। उनमें पुरुष भी थे, महिला भी थे, बच्चे भी थे। तो ये हम जलियांवाला मास्कर के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ब्रिटिश टाइम का प्री इंडिपेंडेंस का जो रूल था वो वैसे ही था, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारे जितने भी संविधान निर्माता जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थे उनका ये था कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ मीन्स एवरी पर्सन आर इक्वल इन द आइस ऑफ लॉ, हर एक सिटीजन जो है वो कानून के समक्ष में बराबर है। उसी तरीके से रूल ऑफ लॉ जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। तो रूल ऑफ लॉ जो हम पढ़ते हैं, तो जो हमारे संविधान रूल ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस किया, और अभी जो हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो हमारा कानून है
इसमें हम लोग देखते हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव मीन्स MLA MP जिसको भी हम चुन कर भेजते हैं, वो पार्लियामेंट में कितना हाउस है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा में जो MP बन के जाते हैं और स्टेट में होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वहाँ पर जो MLA होता है और पार्लियामेंट में जो MP होते हैं, इन लोगों के द्वारा जो कानून बनता। अभी हम पढ़ेंगे, नाउ वी विल स्टडी हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। नया लॉ कैसा आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो लॉ लिख दिया, क्या इसमें हम चेंजेस कर सकता है, रिवाइज कर सकता है या नया कानून बना सकता है? यस, नया कानून बना सकता है। कैसा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट लेसन यू स्टडीड अबाउट द पार्लियामेंट के बारे में पढ़े, गवर्नमेंट के बारे में पढ़े। गवर्नमेंट मीन्स गवर्निंग बॉडी को ही बोलते हैं। गवर्नमेंट का 3 ऑर्गन्स है, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी है, लॉ मेकिंग बॉडी, वो कानून बनाता है, लेजिस्लेटिव। एंड सेकंड है एग्जीक्यूटिव का क्या काम क्या है? दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ का इम्प्लीमेंट करता है। एंड जुडिशरी क्या करता है? प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो जो गवर्नमेंट है, इसका 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव? लॉ मेकिंग बॉडी। ये है लॉ मेकिंग करता, कानून बनाता है, इसमें पार्लियामेंट आता है। ओके। एंड एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट सेंटर में, स्टेट में है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आता है। सेकंड एग्जीक्यूटिव, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। जो लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूटिव करते हैं, और उस लॉ का प्रोटेक्शन हमको कहाँ से मिलता है? जुडिशरी से, कोर्ट से। अगर मेरा जो भी लॉ है, अगर उसमें कुछ वायलेशन हो रहा है, उसका साथ अनफेयर हो रहा है, तो वी कैन गो टू द कोर्ट। ओके। सो द गवर्निंग बॉडी का 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अभी हमारा टॉपिक है कि हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, कैसा नया लॉज बनाते हैं। जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको भी हम चुनकर पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं, उनका काम है कि कानून बनाना। सो आप लास्ट इसमें आप पढ़े लोकसभा एंड राज्यसभा, पार्लियामेंट के 2 houses, that is Lok Sabha and Raj Sabha. Raj Sabha is the upper house and Lok Sabha is the lower house. आप पढ़े। तो कैसा बिल बनता है, इसके बारे में अभी मैं बताना चाहती हूँ। अभी जैसा फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि कैसा कोई भी बिल रिवाइज हो सकता है, जो कानून बना उसका रिवाइज हो सकता है। हाँ, जरूर हो सकता है। जैसा उसका एक एग्जाम्पल है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट जो आए थे 2005 में, वो जो है रिवाइज किया गया। हिंदू उत्तराधिकार जो अधिनियम है, संशोधन अधिनियम 2005, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, ये रिवाइज किया गया। पहले क्या था, हिंदू उसके अनुसार कि जो द प्रॉपर्टी दैट द फादर बिलोंग्स, उसमें किसका राइट था? सिर्फ सन का राइट होता था, बेटा का राइट होता था। लेकिन इस नया रूल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ, सन, daughters and their mother get an equal share of the family property. फादर का जो प्रॉपर्टी है उसमें सबका बराबर का अधिकार है। That means it revised, लॉ जो है रिवाइज कर सकता है। नेक्स्ट है कि नया लॉ को बना भी सकता है। उसका कैसे बनाते हैं? उसका 3 स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज में द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। बिल मीन्स कोई भी एनी लॉ जो है, लॉ बनने से पहले, ठीक है, उसको हम लोग बिल बोलते हैं। वो बिल पार्लियामेंट में पास होने के बाद ही उसको हम लोग लॉ या एक्ट बोलते हैं। ओके। फर्स्ट है दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल पार्लियामेंट के कोई भी हाउस में हो सकता है, वेदर इट इज इन लोकसभा और इन राज्यसभा। यू नो 2 हाउसेस, दैट इज
तो पार्लियामेंट में दो हाउस है, एक वन इज लोकसभा एंड अनदर इज राज्यसभा. राज्यसभा इज द अपर हाउस एंड Lok Sabha is the lower house. And the bill introduced, first stage में क्या है, the introduction of the bill. बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करता है कोई भी एक सदन में, लोकसभा हो सकता है या राज्यसभा में हो सकता है. रिमेंबर दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल, वन इज ऑर्डिनरी बिल एंड अनदर इज मनी बिल. सो ऑलवेज द मनी बिल ऑलवेज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा. मनी बिल जो है वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, फर्स्ट उसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते. वेदर एज द ऑर्डिनरी बिल कैन आइदर वी कैन इंट्रोड्यूस इन लोकसभा और इन राज्यसभा. ओके, सो फर्स्ट स्टेज में द बिल इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल होता है. एंड सेकेंड स्टेज में तो अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है तो फर्स्ट स्टेज में वहाँ पर इसके ऊपर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है. सेकेंड स्टेज में क्या है, डिस्कशन और डिबेट चलता है उस बिल के ऊपर कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट बिल, अगर उसमें कुछ चेंजेस करना है, रिवाइज करना है, कुछ अमेंडमेंट उसमें लाना है तो ऑल द उसके बारे में डिस्कस होता है, डिबेट चलता है उसके ऊपर. ठीक है. एंड द थर्ड स्टेज में क्या है, अगर if the bill passes then it will send to other house. अगर टोटली उसको पास भी करता है, इवन रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं. रिफ्यूज़ मीन्स टोटली दैट रिफ्यूज़, और वो बिल जो है रिफ्यूज़ हो गया, उसको मतलब आगे ले जाने का ज़रूरत नहीं, उधर ही ख़त्म हो गया. ठीक है. इफ़ द हाउसेस, द लोकसभा पास द बिल द स्टेज थर्ड स्टेज, देन द बिल गो टू द नेक्स्ट हाउस. दैट मीन्स फ्रॉम लोकसभा इट गो टू राज्यसभा. अभी क्लियर हो आपको कैसा एक बिल लॉ बनता है, उसका तीन स्टेज होता है. फर्स्ट स्टेज में द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, जो कंसर्न मिनिस्टर रहता है उसको वो बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बारे में बताता है कि ये क्या है, ये इस लॉ का क्या क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में वो बताते हैं, पूरा इंट्रोडक्शन होता है. फिर सेकंड स्टेज में क्या है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं दे विल डिस्कस उसके बारे में, अगेंस्ट में सारा डिबेट करता है पूरा. और उसके बाद थर्ड स्टेज में जो है इनको पास करते हैं. अगर वो बिल सही है तो देन वो लोकसभा उसको पास करते हैं, अगर वो गलत है तो उसको वहीं पर उसको रिफ्यूज कर देते हैं. देन इट गो टू द सेकेंड हाउस, दैट इज द राज्यसभा. राज्यसभा में उसको लेके जाते हैं. अगेन द थ्री स्टेज से उसको गुजरना पड़ता है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज. राज्यसभा भी उसको एग्री हो जाता है, देन इट विल गो टू प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल. प्रेसिडेंट का अप्रूवल के लिए जाता है. एंड व्हेन प्रेसिडेंट उसमें साइन सिग्नेचर होता है, सेट होता है, देन the bill become act, ये लॉ बन जाता है. the bill become an act और a law. ठीक है. उसके बाद वो कानून बन जाता है. इस तरीके से हमारे संविधान में ये प्रावधान भी है कि हम नया कानून भी बना सकते हैं. तो एक नया कानून, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी. तो जो न्यू लॉ है दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, दैट इज़ 2006. ये न्यू लॉ कैसा बना, तो इसके लिए इसका स्टार्टिंग हुआ 1991 से जो है फ्रॉम मीडिया, फ्रॉम न्यूज़पेपर और किसी के एक्सपीरियंस से ये बात पता चला कि आज जो वुमन है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, अपने घर में भी, बाहर भी, वर्क प्लेस, इवन इन देयर हाउस दे फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स. ये पता चला कैसा, जैसा उनका हस्बैंड उनको मारते हैं या वर्क प्लेस में उसके साथ अब्यूज़ ठीक तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं. इवन जो बूढ़े लेडीज़ रहते हैं, जो एजड लेडीज़ रहते हैं, उनके बेटा या बहू उनको तंग कर रहा है. तो इस तरीके से बहुत सारा कंप्लेंट वुमेन्स, मतलब वुमेन के साथ जो अत्याचार हो रहा है इसके बारे में सुनने मिला. और इसी तरीके तब जो है एक ग्रुप ऑफ इन 1999 एक ग्रुप ऑफ लॉयर्स और लॉयर स्टूडेंट्स और कुछ NGOs मिलकर ये डिसीजन लिया कि एक नया कानून बनना है, एक प्रोटेक्शन लॉ बनाना है, वुमेन के लिए एक प्रोटेक्शन लॉ बनाना है. तो इसीलिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी को इन दिसंबर 2002 में जो स्टैंडिंग कमेटी 2002 in December 2002, the standing committee introduced the bill to
पार्लियामेंट। स्टैंडिंग कमेटी 2002 में ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद वहाँ पर डिस्कशन हुआ। अगेन इट वाज इंट्रोड्यूस इन 2005। ठीक है, तो आप सोचिए कि ये कानून बनने के लिए कब से ये चल रहा है। 1991 में ये इसके बारे में चर्चा हुआ, मीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू, लोगों का एक्सपीरियंस से लोग बताने लगे कि क्या उनके साथ, लेडीज़ के साथ मिसबिहेव हो रहा है, ठीक है, घर में, वर्क प्लेस में सब। फिर उसके बाद 1999 में एक ग्रुप ऑफ लॉयर्स एंड द लॉयर स्टूडेंट्स मिलकर एक NGO सारे मिलकर एक ड्राफ्ट बनाए कि किस तरीके से हम इनके लिए एक नया कानून बना सकते हैं। और 2002 में जो है ये स्टैंडिंग कमेटी जो है ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद फिर उसमें चर्चा होते हैं। अगेन इन 2005 दिस बिल इज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट एंड 2006 में ये एक्ट बनता है और एक्ट बना प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006। तो इस एक्ट के अनुसार अगर कोई भी लेडीज़ के साथ अत्याचार होता है तो शी विल गो टू द कोर्ट में जा सकते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो ये हम लोग पढ़े कि किस तरीके से हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। जो पुराने लॉज है उसमें रिवाइज कर सकता है एंड इवन न्यू लॉज जो है हम लोग ला सकता है। नेक्स्ट, अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ। कुछ लॉस ऐसा होता है जब पार्लियामेंट उसको पास करते हैं दैट इज अनफेयर होता है, अनपॉपुलर होता है। मतलब कुछ लॉस ऐसा होता है दैट इज अनफेयर टू पीपल। कोई भी कानून अगर दैट इज अनफेयर टू अस तो देन हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट। उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। टीवी में हम लोग अपना विचार बोल सकते हैं, थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू मीडिया we can express our view। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। और कंट्रोवर्सी हो सकता है, कभी कभी क्या है कंट्रोवर्शियल लॉ हो सकता है। अभी जैसा म्युनिसिपल का एक हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं, म्युनिसिपल का लॉ है कि उनको अपने जो पेमेंट, जो म्युनिसिपल एरिया में जितना भी पेमेंट है वहाँ पर कोई भी बिजनेस या जो हॉकर्स और फेरी वाले सब बैठते हैं ना, वो नहीं बैठना। ठीक है, तो उसका एक ऑर्डर है। तो किस लिए कि टू मेक द सिटी क्लीन करने के लिए ऐसा होना ज़रूरी है। लेकिन व्हाट अबाउट दैट स्ट्रीट वेंडर्स और हॉकर्स जिनका लाइवलीहुड उसी के ऊपर है, उसी से उनका जीवन यापन हो रहा है ना, वो वहाँ पर सामान बेचते हैं एंड हमें भी क्या है कम दाम पर मिलता है ना। जो सड़कों के किनारे पर जो बैठकर बेच रहे हैं उनका लाइवलीहुड उससे है। एक कानून बोल रहा है, म्युनिसिपल बोल रहा है कि इट इज़ रॉन्ग, ये नहीं करना है और उसके लिए कानून बन गया। लेकिन कभी वो दूसरों के लिए क्या होगा, ये उनके लिए, उनका अगेंस्ट में, उनका लाइवलीहुड, उनका जीवन यापन के अगेंस्ट में हुआ। तो कभी कभी ये क्या हो जाता है, कंट्रोवर्सी हो जाता है, एक का फेवर दूसरों के लिए वो नुकसान हो जाता है। इस तरह का टाइम में हम क्या कर सकता है, जब कोई अनपॉपुलर है, कंट्रोवर्शियल लॉ है, सो वी कैन इसके अगेंस्ट में वी कैन गो टू द कोर्ट, क्योंकि जुडिशरी का काम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। अगर वो हमारे फेवर में नहीं है या अनफेयर लॉ है तो वी कैन गो टू द कोर्ट फॉर जस्टिस के लिए जा सकता है। एंड उसमें अगर कुछ अमेंडमेंट करना है, चेंजेस करना है, रिवाइज करना है, देन द कोर्ट विल ऑर्डर द पार्लियामेंट टू द लेजिस्लेटिव टू चेंज सम अमेंडमेंट और टू कैंसल इट। ओके, तो इस तरीके से जो लॉ बनता है अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉ को भी हम या तो उसमें चेंजेस ला सकते हैं या उसको हम कैंसिल कर सकता है। तो ये था हमारे ये लेसन में। और आपकी बुक में तो ये कंट्रोवर्शियल लॉ को हम लोग का प्रोटेस्ट के द्वारा हंगर स्ट्राइक्स बैठकर मार्च वो प्रोटेस्ट मार्च सब करके इसके अगेंस्ट में हम आवाज़ उठा सकते हैं और मीडिया के थ्रू भी हम अपनी आवाज़ को उठा सकता है। एंड इन ए डेमोक्रेसी सिटीजन कैन ऑल्सो एक्सप्रेस देयर व्यू और अनविलिंगनेस टू वेरियस लॉ थ्रू इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के द्वारा अपनी आवाज़ को वो उठा सकते हैं। और एक एग्जाम्पल में आप लोग को अपने टेक्स्ट बुक में दिया है, सिविल राइट्स एक्ट इन 1964। सिविल राइट्स एक्ट जो 1964 में हुआ, रोसा पार्क्स के बारे में, यू आर स्टडीड इन क्लास 7th। An African American woman refused to give up her seat on a bus to a white man.
वाइट मैन को सीट देने से वो इनकार कर दिया। शी वॉज प्रोटेस्टिंग द लॉ ऑन डिस्क्रिमिनेशन दैट डिवाइडेड अप ऑल पब्लिक प्लेसेस। वहाँ पर जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसका वो प्रोटेस्ट कर रही थी इनके स्ट्रीट्स में, और जहाँ पर भी वो पब्लिक प्लेस, इवन दे आर नो, उनका जो पेमेंट, जो चलने का जो रास्ता होता था दैट वाज, वो भी क्या था, डिफरेंट था। ठीक है, जहाँ से अफ्रीकन्स जाते, अमेरिकन्स जाते थे, द अफ्रीकन्स आर नॉट अलाउड टू गो फ्रॉम दैट प्लेस। हर रेफ्यूजल वाज द स्टार्ट ऑफ सिविल राइट मूवमेंट। तो वो बस में जो जगह नहीं दिया, वहीं से जो है सिविल राइट्स मूवमेंट का शुरुआत हुआ, एंड 1964 में सिविल राइट्स मूवमेंट आए, एंड जो डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ किया जा रहा था वो चेंज हो गया। तो हर एक मीन्स जो लॉ है उसको अकॉर्डिंग टू टाइम वी कैन चेंज इट। समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं। And we need to remember that our role as a citizen, और हमारा citizen as a role does not end with electing our representative। हमारा ये रोल ख़त्म नहीं हो जाता, हम अपना representative को elect किया तो हमारा जो रोल है वो ख़त्म नहीं हुआ। Rather it is then that we begin to use newspapers and the media to carefully chart the work that is being done by our MPs and criticize their action when we feel it required। So we need to remember that our role as citizen does not end with electing our representative. Rather, it is then that we begin to use newspapers and the media to carefully chart the work that is being done by our MPs and criticize their action when feel it is required। तो इस तरीके से हम उनके जो वो हमारे लिए काम करते हैं उनका ऊपर एक नज़र रखना चाहिए, थ्रू न्यूज़पेपर, टीवी, ये मीडिया के द्वारा, प्रेस मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा उनके काम पर निगरानी रखना। वो कुछ भी गलत कर रहे हैं या हमारे फेयर में नहीं है तो हमारा ये अधिकार है कि हम उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। इस तरीके से स्मूथली हमारे कंट्री डेवलप होता है और आगे जाता है। ये इतना हमारे लिए जानना ज़रूरी था। अब एक एक्टिविटी मैं दे रही हूँ, आप लोग का टेक्स्ट बुक में है, जो पिक्चर आपको दिया टीवी स्क्रीन पर, उस पर जो पिक्चर और कुछ क्वेश्चंस दिया है, आप एक स्नैप ले लीजिए और ये एक्टिविटी कीजिए। विच इंसिडेंट्स, कौन सा इंसिडेंट जो है इस पिक्चर पर दिखाया गया है। ठीक है, आप इसका एक पिक्चर ले लीजिए और ये एक्टिविटी कीजिए। और एक एक्टिविटी है और ये भी पिक्चर आप दे लिए रोसा पार्क्स का। तो ये दोनों एक्टिविटी आपके नोटबुक में आप कीजिए। होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन। ये लेसन आप समझ गए होंगे। अगर कुछ डाउट है तो आप बुलाइए, आपके डाउट क्लियर करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।